ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय की परतें खोलने वाले हैं जो मुझे लगता है आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी पहेली बन चुका है। हम सब एक अजीब से दौर में जी रहे हैं जहां हर कोई हर वक्त बस व्यस्त दिखता है। इनबॉक्स खचाखच भरे हैं, लगातार मीटिंग्स चल रही हैं और फोन पर तो नोटिफिकेशंस की जैसे बाढ़ आई हुई है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एक अजीब सी होड़ मची है ये साबित करने की कि हम कितना काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन क्या सच में कोई ठोस काम हो रहा है? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए आज हम कैल न्यूपोर्ट की बेहद चर्चित किताब डीप वर्क के नोट्स और उनकी रिसर्च का विश्लेषण कर रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी किताब है आज के समय में। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य ये समझना है कि आज की इस शोर शराबे वाली अर्थव्यवस्था में बिना भटके और पूरी गहराई से काम करने की क्षमता, जिसे हम फोकस कहते हैं, वो दुनिया का सबसे मूल्यवान और सबसे दुर्लभ कौशल क्यों बन गई है। हाँ, और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये पूरी चर्चा सिर्फ टाइम मैनेजमेंट या समय बचाने के कुछ साधारण तरीकों के बारे में नहीं है। ये उससे बड़ा मुद्दा है। ये उससे कई अधिक गंभीर मसला है। यह आधुनिक डिजिटल परिदृश्य में हमारी अपनी मानसिक क्षमता, हमारे सोचने समझने की गहराई को बचाने की एक वास्तविक लड़ाई है। बिल्कुल सही कहा। तकनीक ने निस्संदेह पूरी दुनिया को एक धागे में पिरो दिया है, लेकिन इसके साथ ही इसने एक बहुत बड़ी कीमत भी वसूली है, और वो है हमारी एकाग्रता, हमारा ध्यान। हाँ, हम एक ऐसे युग में हैं जहां ध्यान लगातार बटा हुआ रहता है। किताब का मूल तर्क यही है कि जो लोग इस भटकाव को रोककर अपनी पूरी कॉग्निटिव एनर्जी यानी मानसिक ऊर्जा किसी एक जटिल काम पर लगा सकते हैं, वे भीड़ से इतना आगे निकल जाते हैं कि उन्हें पकड़ पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और यही बात हमें सीधे डीप वर्क और शैलो वर्क, मतलब गहरे काम और उथले काम के बीच के अंतर की ओर ले जाती है। स्रोत सामग्री इन दोनों को बहुत ही स्पष्ट रूप से बांटती है। बिल्कुल। पहले बात करते हैं शैलो वर्क की। ये वो काम है जो ज्यादा अहमियत नहीं रखता। ये अक्सर लॉजिस्टिक्स से जुड़ा होता है, जिसमें बहुत अधिक दिमागी कसरत की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि लगातार अपने ईमेल चेक करना, हाँ, या इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स पर तुरंत जवाब देना, या फिर कुछ डेटा को एक एक्सेल शीट से दूसरी में बस कॉपी पेस्ट करना। ये ऐसे काम हैं जिन्हें आसानी से कोई और भी कर सकता है। सही बात है। वहीं दूसरी तरफ है डीप वर्क। इसका मतलब है बिना किसी रुकावट के अपनी पूरी एकाग्रता के साथ काम करना। ये इंसान की मानसिक क्षमता को उसकी चरम सीमा तक ले जाता है, कुछ नया बनाता है और हमारे कौशल को निखारता है। और इस अंतर को गहराई से समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे काम करने की जगह अब पूरी तरह से बदल चुकी हैं। अगर हम आज के कॉर्पोरेट माहौल का विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि ओपन ऑफिस प्लान का चलन बहुत बढ़ गया है। हाँ, बिल्कुल। इसका शुरुआती उद्देश्य तो ये था कि सहकर्मियों के बीच बातचीत और नए विचारों का आदान प्रदान आसानी से हो सके, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसने एक ऐसा माहौल बना दिया है जहां हर 10 मिनट में ध्यान भटकता है। एग्जैक्टली। कोई डेस्क के पास आकर बात करने लगता है या फिर बगल में चल रही मीटिंग की आवाजें आती रहती हैं। इसके अलावा स्लैक या टीम्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हमेशा ऑनलाइन दिखने का एक अदृश्य दबाव भी होता है, तुरंत जवाब देने का दबाव। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये ओपन ऑफिस या हमेशा कनेक्टेड रहना कोलैबोरेशन के लिए ज़रूरी नहीं है? अक्सर कॉर्पोरेट दुनिया में तो इसी व्यस्तता को प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता मान लिया जाता है। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। किताब इसे व्यस्तता को प्रोडक्टिविटी मानने की गलतफहमी कहती है। जब यह मापना मुश्किल हो जाता है कि कोई व्यक्ति वास्तव में कितना मूल्य पैदा कर रहा है, तो लोग अक्सर उन चीज़ों को मापने लगते हैं जो आसानी से दिखती हैं, जैसे कि कौन कितनी जल्दी ईमेल का जवाब दे रहा है या कौन कितनी देर तक अपनी डेस्क पर बैठा है। हाँ, जो कि काम का सिर्फ एक दिखावा है। बिल्कुल। और अगर न्यूरोसाइंस के नजरिया से देखें तो नोट्स में अटेंशन रेसिड्यू या ध्यान के अवशेष नाम के कॉन्सेप्ट का जिक्र है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, मैंने भी पढ़ा वो। जब हम एक काम छोड़कर अचानक कोई ईमेल चेक करते हैं और फिर वापस पहले काम पर लौटते हैं तो हमारा पूरा ध्यान वापस नहीं आता। हमारे ध्यान का एक हिस्सा उस ईमेल पर ही अटका रह जाता है। मतलब दिमाग का हिस्सा अभी भी वहीं उलझा है। सही कहा। इस लगातार होने वाले कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से हमारी मानसिक क्षमता आधी रह जाती है। उतले काम केवल काम करने का भ्रम देते हैं, जबकि गहरे काम से वास्तव में कोई ठोस परिणाम निकलता है। ये अटेंशन रेसिड्यू वाली बात वाकई चौंकाने वाली है। ये समझाता है कि क्यों दिन भर काम करने के बाद भी
कई बार लगता है कि कुछ भी हासिल नहीं हुआ। बिल्कुल, वो थकावट असली है लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। और ये बात उन लोगों की सफलता की कहानियों से पूरी तरह साबित भी होती है जिन्होंने इस डीप वर्क की कला में महारत हासिल की है। स्रोतों में बिल गेट्स का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो वाकया बहुत दिलचस्प है। जब बिल गेट्स 1970 के दशक में बेसिक सॉफ्टवेयर का पहला संस्करण विकसित कर रहे थे, तो उन्होंने एकाग्रता का ऐसा स्तर छुआ जो आमतौर पे देखने को नहीं मिलता। वे हफ्तों तक बिना रुके कोडिंग करते थे। वे इतने मग्न हो जाते थे कि जब अत्यधिक थक जाते तो काम करते करते वहीं अपनी कीबोर्ड पे ही सो जाते थे, बिना बिस्तर पर गए। हाँ, और 1-2 घंटे की नींद पूरी होते ही वे फिर उसी गहरी एकाग्रता के साथ काम में लग जाते। उनकी इसी अद्भुत एकाग्रता ने उस कोड को जन्म दिया जिसने एक मल्टी-बिलियन डॉलर इंडस्ट्री की नींव रखी। बिल्कुल, बिल गेट्स का वो समय डीप वर्क का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके साथ ही स्रोतों में वॉटन बिजनेस स्कूल के सबसे कम उम्र के फुल प्रोफेसर बनने वाले एडम ग्रांट की कार्यशैली का भी बहुत दिलचस्प जिक्र है। उनका तरीका तो और भी अलग है। हाँ, ग्रांट की उत्पादकता का रहस्य ये नहीं है कि वे एक साथ बहुत सारे काम करते हैं, बल्कि उनका रहस्य है बैचिंग। वे अपने पूरे साल को अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। मतलब सेमेस्टर के हिसाब से। सही। एक सेमेस्टर में वे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने पर ध्यान देते हैं, अपने छात्रों के लिए पूरी तरह उपलब्ध रहते हैं। लेकिन दूसरे सेमेस्टर में वे खुद को दुनिया से लगभग काट लेते हैं और केवल अपनी रिसर्च पर डीप वर्क करते हैं। उस दौरान कोई और काम नहीं? कोई काम नहीं। उस दौरान उनका आउट ऑफ ऑफिस रिस्पॉन्स चालू रहता है और वे कोई अन्य मीटिंग या काम नहीं करते। ये दोनों उदाहरण तो कमाल के हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा आलोचनात्मक नजरिया अपनाएं तो क्या ये तरीका हर किसी के लिए व्यावहारिक है? एक अच्छा सवाल है। क्योंकि कोई भी कह सकता है कि आज के दुनिया में अगर हफ्तों तक लोगों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे तो पूरी तरह से कट जाएंगे या पीछे छूट जाएंगे। क्या ऐसे लोग नहीं हैं जो इस लगातार होने वाले शोर शराबे में भी सफल होते हैं? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो हर कोई बिल गेट्स या एडम ग्रांट की तरह काम नहीं कर सकता। स्रोतों में भी इस पर चर्चा की गई है और जैक डॉर्सी का एक बहुत ही दिलचस्प अपवाद प्रस्तुत किया गया है। ट्विटर वाले जैक डॉर्सी? हाँ, जैक डॉर्सी ट्विटर और स्क्वायर जैसी कंपनियों के प्रमुख रहे हैं और उनकी कार्यशैली डीप वर्क के बिल्कुल उलट दिखती है। वे लगातार मीटिंग्स में रहते हैं, उनके पास शायद ही कभी अकेले बैठकर सोचने का लंबा समय होता है और वे शोर और भटकाव के बीच ही अपना काम करते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि डीप वर्क का सिद्धांत कुछ खास तरह के कामों पर ही लागू होता है? जैक डॉर्सी जैसे लोग बिना डीप वर्क के कैसे इतनी बड़ी कंपनियां चला लेते हैं? इसका जवाब उनकी भूमिका में छुपा है। डॉर्सी जैसे लोग टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव हैं। एक सीईओ के रूप में उनका काम ही यह है कि वे कंपनी के भीतर एक हार्डवेयर राउटर की तरह काम करें। राउटर? मतलब सिग्नल यहां से वहां भेजना? बिल्कुल। उनका काम नई कोडिंग करना या कोई नई थ्योरी लिखना नहीं है। उनका काम है लगातार अलग अलग फैसले लेना, दूसरों की समस्याओं को सुलझाना और कंपनी को दिशा दिखाना। उनके लिए लगातार उपलब्ध रहना और सूचनाओं का तेजी से आदान प्रदान करना ही उनका वास्तविक काम है। अच्छा, तो उनका काम ही शैलो वर्क के इर्द गिर्द घूमता है? सही कहा। लेकिन बाकी दुनिया और अधिकांश पेशेवरों के लिए, जिनका काम नई चीजें बनाना, डिजाइन करना या जटिल समस्याओं का समाधान खोजना है, उनके लिए डीप वर्क ही आगे बढ़ने का एकमात्र ठोस और टिकाऊ रास्ता है। ये बहुत ही स्पष्ट वर्गीकरण है। हम में से ज्यादातर लोग कंपनी के राउटर नहीं हैं, फिर भी हम दिन भर राउटर की तरह ही बर्ताव करते हैं। हाँ, बस संदेशों को यहाँ से वहाँ भेजते रहते हैं। बिल्कुल। इसी आदत को तोड़ने और डीप वर्क को असल जिंदगी में उतारने के लिए किताब में 4 बहुत ही व्यवहारिक नियम बताए गए हैं। चलिए पहले नियम को गहराई से समझते हैं। गहराई से काम करे, यानी वर्क डीपली। सुनने में आसान लगता है। सुनने में ये बहुत आसान लगता है कि बस बैठकर काम करो, लेकिन हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से सबसे आसान रास्ता चुनना चाहता है। सही कहा। केवल इच्छा शक्ति के भरोसे डीप वर्क नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति एक सीमित बैटरी की तरह होती है जो दिन भर के फैसलों से खत्म हो जाती है। इसलिए किताब बताती है कि डीप वर्क को एक रूटीन और रिचुअल बनाना पड़ता है, एक तरह की आदत। हाँ, इसके लिए स्पष्ट नियम तय करने होते हैं कि कहाँ काम करना है, कितने समय तक करना है और उस दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल होगा या नहीं,
कभी कभी गहराई से काम करने के लिए ग्रैंड जेस्चर या कुछ बड़े और असामान्य कदम उठाने पड़ते हैं। केंद्रित करने के लिए खुद को एक शांत जगह पर एक पत्थरों के टावर में एकांत में रखा था। बोलिंगन टावर? हाँ बिल्कुल। कुछ लोग इसी तरह किसी होटल में चले जाते हैं या अपनी सामान्य दिनचर्या से पूरी तरह कट जाते हैं ताकि उनका दिमाग ये समझ सके कि जो काम होने वाला है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमेशा अकेले ही काम करना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम सब तो टावर नहीं बना सकते ना। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि डीप वर्क हमेशा एकांत में ही होता है। जंग का उदाहरण शक्तिशाली है, लेकिन स्रोत ये भी स्पष्ट करते हैं कि कभी-कभी सही लोगों के साथ किया गया कोलैबोरेशन या सहयोग भी गहरे काम का ही हिस्सा होता है। अच्छा, तो ग्रुप में भी डीप वर्क हो सकता है? बिल्कुल। जब 2 या 2 से अधिक विशेषज्ञ किसी व्हाइट बोर्ड के सामने खड़े होकर किसी जटिल समस्या पर विचार विमर्श करते हैं, तो वो एक दूसरे की मानसिक सीमाओं को चुनौती देते हैं। इससे नए विचारों का जन्म होता है। लेकिन उसकी भी कोई शर्त होगी? शर्त सिर्फ इतनी है कि वो चर्चा पूरी तरह से उसी विषय पर केंद्रित होनी चाहिए, ना कि बीच-बीच में फोन चेक करने वाली एक आम मीटिंग की तरह। ये एक बहुत ही राहत देने वाली बात है कि डीप वर्क का मतलब हमेशा एक गुफा में जाना नहीं है। अब हम दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं, जो मुझे लगता है सबसे चुनौतीपूर्ण है। बोरियत को अपनाएं। एम्ब्रेस बोर्डम। ये सुनना थोड़ा अजीब लगता है। बहुत अजीब लगता है, क्योंकि आज के समय में हम बोरियत से ऐसे भागते हैं जैसे वो कोई बीमारी हो, और यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हम मानसिक अनुशासन और बोरियत को सहने की बात करते हैं, तो स्रोतों में न्यूयॉर्क के स्प्रिंग वैली स्थित नेसिस इजराइल सिनेगॉग का एक बहुत ही अनूठा उदाहरण दिया गया है। हाँ, ये उदाहरण इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही मजबूत हिस्सा है। उस सिनेगॉग में एडम मार्लिन जैसे लोग रोजाना सुबह-सुबह धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन करने जाते हैं, जो बहुत जटिल ग्रंथ होते हैं। बहुत जटिल। एडम, जो खुद एक आईवी लीग से पढ़े हुए पेशेवर हैं, ये महसूस करते हैं कि ये जो प्राचीन और जटिल धार्मिक ग्रंथों को समझने की कड़ी मानसिक कसरत है, ये दरअसल दिमाग को ट्रेन करने का एक तरीका है। मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। नहीं, ये सिर्फ एक धार्मिक अध्ययन नहीं है, बल्कि ये दिमाग को लंबे समय तक एक ही मुश्किल विषय पर टिकाए रखने का अभ्यास है, बिना किसी आसान निष्कर्ष के। और ये बात हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ती है। अगर हम खुद को देखें, तो हम माइक्रोवेव में खाना गर्म होने के 29 सेकंड्स में भी बोरियत बर्दाश्त नहीं कर पाते और तुरंत अपनी जेब से स्मार्टफोन निकाल लेते हैं। बिल्कुल। ग्रोसरी स्टोर की लाइन में खड़े हों या ट्रैफिक सिग्नल पर, हमारा हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है। और यही हमारी सबसे बड़ी हार है। एडम मार्लिन का यह अनुभव इस बात को साबित करता है कि फोकस करना कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस हमारे अंदर जन्म से होती है। ये एक तरह की मानसिक ट्रेनिंग है, एक तरह का वर्कआउट। बिल्कुल। जैसे शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए जिम जाकर वजन उठाना पड़ता है, वैसे ही दिमाग को फोकस करने के लिए रोजाना ट्रेन करना पड़ता है। अगर हम लगातार अपने दिमाग को इस बात की आदत डाल देंगे कि जरा सी भी बोरियत आते ही उसे किसी स्क्रीन से तुरंत मनोरंजन मिल जाएगा, तो वो कभी फोकस करना सीखेगा ही नहीं। सही कहा। दिमाग की वह वायरिंग ही बदल जाती है। फिर जब हम कोई जटिल काम करने बैठते हैं और थोड़ी सी उलझन या बोरियत महसूस होती है, तो दिमाग तुरंत हार मान लेता है और भटकाव ढूंढने लगता है। इसलिए बोरियत को सहने की क्षमता विकसित करना ही एकाग्रता हासिल करने का पहला कदम है। ये बात हमें सीधे तीसरे नियम पर ले आती है। सोशल मीडिया छोड़े, क्विट सोशल मीडिया। अब ये बात सुनते ही अक्सर एक कड़ा विरोध देखने को मिलता है। हाँ, लोग तुरंत डिफेंड करने लगते हैं। बिल्कुल। कई लोग कहेंगे कि आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया छोड़ना तो पेशेवर आत्महत्या जैसा है। क्या लिंक्डइन नेटवर्किंग के लिए जरूरी नहीं है? क्या ट्विटर से खबरें नहीं मिलती? किताब इस बात को कैसे सही ठहराती है कि इन्हें पूरी तरह से छोड़ दिया जाए? किताब का दृष्टिकोण यहाँ बहुत ही तार्किक और विश्लेषणात्मक है। ये अंधाधुंध तरीके से ये नहीं कहता कि सारा इंटरनेट बुरा है। ये असल में हमारे टूल्स या उपकरणों को चुनने की मानसिकता पर सवाल उठाता है। स्रोत 2 तरह के नजरियों की बात करता है। वो 2 नजरिए कौन से हैं? पहला है एनी बेनिफिट माइंडसेट, यानी लोग अक्सर किसी टूल को इसलिए अपना लेते हैं क्योंकि उसमें कोई ना कोई छोटा मोटा फायदा होता है। जैसे कि अगर मैं फेसबुक पर रहूंगा तो शायद किसी पुराने दोस्त से कोई काम का संपर्क मिल जाए। हाँ, जो शायद कभी होता भी नहीं है। और दूसरा नजरिया क्या है? दूसरा है क्राफ्ट्समैन अप्रोच, यानी एक कुशल कारीगर का नजरिया। डीप वर्क का सिद्धांत कहता है कि हमें इन डिजिटल टूल्स का मूल्यांकन उनके वास्तविक और बड़े प्रभाव के आधार पर करना चाहिए। मतलब उनका असली फायदा क्या है? हाँ,
एक कारीगर अपने टूल बॉक्स में कोई भी औजार सिर्फ इसलिए नहीं रख लेता क्योंकि वो दिखने में अच्छा है। वो उसे तभी रखता है जब वो उसके मुख्य काम में मदद करता हो। हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या ये सोशल मीडिया टूल वास्तव में मुख्य व्यावसायिक और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने में ठोस मदद कर रहा है, या फिर बस समय बर्बाद कर रहा है? बिल्कुल, या ये सिर्फ समय के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा है और फोकस की उस गहराई को खोखला कर रहा है जिसकी बात हमने पहले की थी। अगर फायदे से ज्यादा नुकसान हो रहा है तो उस टूल को छोड़ देना ही सबसे समझदारी भरा कदम है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। हमें ये मानना होगा कि ये नेटवर्क टूल्स इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वो हमारी ध्यान देने की क्षमता को हाईजैक कर सके। उनका बिजनेस मॉडल यही है। बिल्कुल। अब हम आते हैं चौथे और अंतिम नियम पर। उथले काम को कम करें, ड्रेन द शैलोज। हम पूरी तरह से उथले कामों से बच तो नहीं सकते ना? वो तो असंभव है। हाँ, ईमेल का जवाब देना, इनवॉइस भेजना या कुछ मीटिंग्स करना पेशेवर जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो फिर इसे नियंत्रित कैसे किया जाए? इसके लिए किताब शैलो वर्क बजट का बहुत ही शानदार सिद्धांत पेश करती है। बजट पैसों की तरह? समय का बजट। इसका मतलब है कि हफ्ते का कितना प्रतिशत समय इन कम महत्व के कामों में जाना चाहिए, ये पहले से तय कर लेना। अच्छा। और किसी भी काम की गहराई नापने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प टेस्ट बताया गया है। वो टेस्ट क्या है? किसी भी काम को करने से पहले ये सोचना कि अगर किसी बिल्कुल नए और समझदार इंसान को, जैसे कि कॉलेज से तुरंत निकले किसी ग्रेजुएट को, ये काम सिखाना हो तो कितना समय लगेगा। अच्छा। अगर उसे ये काम सिखाने में महज कुछ मिनट लगेंगे तो इसका मतलब है कि वो काम उथला है और वो आपके करियर में कोई बड़ा मूल्य नहीं जोड़ रहा है। ये टेस्ट तो वाकई आंखें खोलने वाला है। और इसी उथले काम को कम करने का एक बहुत ही व्यवहारिक और अचूक उदाहरण स्रोतों में दिया गया है 37 सिग्नल्स नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी का प्रयोग। वो 4-डे वर्क वीक वाला उदाहरण। हाँ, इस कंपनी ने 4-डे वर्क वीक यानी सप्ताह में केवल 4 दिन काम करने का प्रयोग किया। अब सामान्य सोच तो यही कहेगी कि अगर काम का एक दिन कम कर दिया जाए तो कंपनी का आउटपुट या उत्पादकता भी 20% गिर जाएगी। कोई भी यही सोचेगा। लेकिन परिणाम बिल्कुल इसके उलट था। उनकी उत्पादकता कम नहीं हुई बल्कि बरकरार रही और काम की गुणवत्ता और बेहतर हो गई। बिल्कुल। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पार्किंसंस लॉ के अनुसार काम उतने ही समय में फैल जाता है जितना समय उसे पूरा करने के लिए दिया जाता है। हाँ, काम खिंचता चला जाता है। जब 37 सिग्नल्स ने काम का एक दिन कम किया तो उन्होंने दरअसल अपने डीप वर्क के समय को कम नहीं किया था। उन्होंने जो 5वां दिन हटाया वो दरअसल उन उथले कामों से भरा हुआ था जो कोई वास्तविक मूल्य नहीं जोड़ रहे थे। मतलब उन्होंने शैलो वर्क को सिस्टम से बाहर कर दिया। एग्जैक्टली। जब समय की कमी महसूस हुई तो कर्मचारियों ने अपने आप बेकार की मीटिंग्स, लंबे ईमेल ट्रेल्स और बेवजह की चर्चाओं को खत्म कर दिया। इस प्रयोग ने साबित कर दिया कि ज्यादा समय तक काम करने का मतलब ज्यादा उत्पादन करना नहीं है, बल्कि कम समय में पूरा फोकस लगाकर काम करना ज्यादा असरदार होता है। ये वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे समय की कमी हमें अधिक फोकस करने पर मजबूर कर देती है। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने डीप और शैलो वर्क के बीच के उस अंतर को समझा जो हमारे दिमाग को थका देता है। बिल्कुल। हमने बिल गेट्स से लेकर जैक डॉर्सी तक के उदाहरणों से समझा कि अलग अलग भूमिकाओं में एकाग्रता के क्या मायने होते हैं, और हमने वो 4 नियम समझे: गहराई से काम करना, बोरियत को अपनाना, सोशल मीडिया का मूल्यांकन करना और उथले कामों का बजट बनाना, जो पूरी कार्यक्षमता को पलट कर रख सकते हैं। अगर इन सभी बातों का एक निचोड़ निकाला जाए तो वो ये है कि आज की इस अत्यधिक प्रतिस्पर्धी दुनिया में डीप वर्क कोई साधारण जीवन शैली का विकल्प या सिर्फ एक अच्छी आदत भर नहीं है। तो फिर क्या है? ये सचमुच में 21वीं सदी की एक सुपर पावर है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस, संदेशों और सूचनाओं के सैलाब में भटका हुआ है, जहां बोरियत महसूस होते ही लोग स्क्रीन की तरफ भागते हैं, जो कि बहुत आम बात है आज। वहां वो इंसान जो अपनी एकाग्रता को एक लेजर बीम की तरह किसी एक जटिल समस्या पर घंटों तक केंद्रित कर सकता है, वो इंसान न केवल भीड़ से सबसे अलग खड़ा होगा, बल्कि वो ऐसी चीजें बनाएगा जिसकी कीमत बहुत अधिक होगी। ये अपनी मानसिक ऊर्जा को उस जगह निवेश करने के बारे में है जहां से सबसे बेहतरीन और बेजोड़ परिणाम मिल सकते हैं। ये चर्चा हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे विचार पर लाकर छोड़ती है। स्रोत सामग्री से जो अंतिम निष्कर्ष निकलता है वो हमारे आधुनिक सोचने के तरीके को पूरी तरह से चुनौती देता है। हम सब एक ऐसी मानसिकता में जी रहे हैं जिसे टेक्नोपोली कहा जा सकता है। आसान शब्दों में कहें तो एक ऐसी खतरनाक सोच है
जहां ये मान लिया जाता है कि हर नई तकनीक, हर नया ऐप और इंटरनेट से लगातार जुड़े रहना हमारे लिए हमेशा फायदेमंद ही होगा। हम मान लेते हैं कि अगर कोई तकनीक आ गई है तो उसका इस्तेमाल करना ही विकास है, जो कि हमेशा सच नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर भविष्य में सफलता का सबसे बड़ा हथियार कोई नई कोडिंग भाषा सीखना या कोई नया सॉफ्टवेयर चलाना ना हो? बहुत गहरी बात है। क्या हो अगर आने वाले कल की सबसे बड़ी ताकत तकनीक से खुद को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करके अपने ही दिमाग की असीम गहराइयों में उतरने की कला हो? यही असली आजादी होगी। ऐसा लगता है कि शायद इस डिजिटल युग की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली क्रांति हमारे बाहर की दुनिया में या किसी स्क्रीन पर नहीं, बल्कि हमारे अपने ध्यान और एकाग्रता के भीतर घटित होने वाली है। एक शांत, अविचलित और गहरे फोकस वाली क्रांति। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।